नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। 12 जनवरी को लखनऊ में यूपी की सियासत का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। दोस्त से कट्टर दुश्मन और फिर दोस्त बने दो राजनीतिक दल एक बार फिर एक साथ खड़े नजर आएंगे। जी हां, बहुत दिनों बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ पहुंची और सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। कहा जा रहा है कि सपा बसपा गठबंधन का रास्ता साफ हो चुका है। कल मायावती और अखिलेश साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। तो चलिए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सीट बंटवारे को लेकर के क्या फार्मूला निकाला गया, जो खबरें आ रही हैं। तो सूत्रों के मुताबिक सपा और बसपा 37 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेगी। जी हां, 37 सीटों पर। वहीं 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी खड़ा होगा, यानी कि आरएलडी को 3 सीटें मिलेंगी। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। तो रायबरेली और अमेठी को राहुल और सोनिया गांधी के लिए छोड़ा जाएगा। तो एक सीट निषाद पार्टी को भी दी जा सकती है। तो निषाद पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि अन्य साथियों के महागठबंधन में नहीं जुड़ने की स्थिति में बची सीटें सपा और बसपा आपस में बांट लेंगी। तो ये सूत्रों के हवाले से था जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया ग्राफिक्स के जरिए। तो कुल मिलाकर के सपा बसपा की दोस्ती पक्की मानी जा रही है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती अखिलेश मिलकर 2019 में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? तो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी की बात करें तो आरएलडी भी सपा बसपा के गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसको कितनी सीटें मिलेंगी ये अभी साफ नहीं है। अजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए पहले। हमारी अभी जयंत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं तो कल से यहीं हूँ। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। बीएसपी 37 सीटों पर लड़ रही है, जबकि अमेठी और रायबरेली पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करने जा रही। तो ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पर कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई है। उनका विश्वास करना चाहिए। तो मायावती और अखिलेश मिलकर 2019 में बीजेपी का क्या खेल बिगाड़ेंगे? फिलहाल अभी कुछ कहना वाकई में जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, जो हमने सीटों को लेकर भी अपने दर्शकों से शेयर की, इसी पर आज हमारी बड़ी बहस है। हम आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी हैं। अनीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और दलित चिंतक प्रोफेसर रवि कांत जी हमारे साथ हैं। रवि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लाइव टुडे के न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। अनुभव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव जी, जो 2019 में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे सपा और बसपा का गठबंधन, इस पर बात करेंगे। और 2019 के परिप्रेक्ष्य में राजनीति किस तरीके से अब आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात करें तो वहां से भी बयानबाजी अमित शाह की तरफ से तेज हो रही है। अभी गठबंधन हुआ नहीं और गठबंधन को लेकर के ढकोसला करार पहले दे दिया अमित शाह ने। अनुभव जी, 12 जनवरी को लखनऊ में यूपी की सियासत का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। दोस्त से कट्टर दुश्मन और फिर दोस्त बने दो राजनीतिक दल एक बार फिर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में वाकई में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज है। देखिए आलोक जी, बिल्कुल। हालांकि ये जो इनविटेशन है ये आज सुबह भेजा गया है मीडिया में, और हम कहेंगे कि 3-4 दिन पहले ही ये सबको जानकारी मिल गई थी कि अखिलेश यादव ने जब दिल्ली में मायावती से मुलाकात की थी, उनके आवास पर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी। और उसके बाद ये खबर वहीं से लीक कराई गई कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया, 37 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अब कल आधिकारिक ऐलान, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। पर आलोक जी, आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है 2017 में याद है, वही ताज होटल था, वही अखिलेश यादव थे, बस दूसरा जो साथी था वो राहुल गांधी थे।
और उसका क्या खामियाजा समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भुगता, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को भी अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए, इनको भी पता होगा। तो इस बार बस किरदार एक बदल गया है। अखिलेश यादव तो वही है, समाजवादी पार्टी वही है, पर अब मायावती उनके साथ आ गई। हाँ, इतना जरूर है कि मायावती की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग छाप है, एक अलग पहचान है, पर लग नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सीबीआई ने जो रेड डाली, उसके बाद जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, दोनों पार्टियां एक साथ आ गई, 25 साल बाद एक साथ आ गई। राम गोपाल यादव और सतीश मिश्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बीजेपी पर तमाम आरोप लगा दिए। कयास उसी समय से लगाए जा रहे थे जब सीबीआई की तलवार लटकी, तब अखिलेश के बचाव में मायावती खुद आगे आई और उन्होंने कहा कि हम साथ में हैं, उनके साथ हमेशा खड़े हैं। चलिए, हमारे साथ अनीता जी भी जुड़ी है। अनीता जी, जिस गठबंधन को लेकर के अगर हम बात करें तो ये गठबंधन बीजेपी के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी मानी जा रही है, या यूं कहें कि कितना अब सजग है इस गठबंधन को लेकर के? आलोक जी, ये गठबंधन जो हो रहा है, ये भय का गठबंधन हो रहा है। भय का कैसे हो सकता है? ये मोदी जी के डर से हो रहा है। उनको सबको मालूम है कि अमित शाह जी ने तो कहा ढकोसले का है, ढकोसला तो वो तो है, वो एक अलग बात है ढकोसला, लेकिन हम अब बता रहे हैं कि भय, उनको मालूम है कि मोदी जी ने इतना कार्य किया है और जो इतनी योजनाएं लाए, जो नीचे तबके तक गए हैं, वो सबको मालूम है कि जो मोदी जी एक ढांचा तैयार किए, जो आने वाले 5 साल में आगे बढ़ेगा, तो उनको मालूम हमारा अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने अपना गठबंधन किया है कि उनका अस्तित्व किसी तरीके से रहे। क्योंकि पिछले बार आपने 17 में भी देखा और 14 में भी देखा। 14 में माया बहन जी का तो कहीं भी लोकसभा का एक भी सीट नहीं मिल पाई और ये भी अपने परिवार को बचा पाए। दोनों पार्टियां अपने अपने परिवार की खाली सीट बचा पाई। कैसे जनता, लेकिन आज जो है उस जनता इससे अच्छी तरह जानती है कि मोदी जी क्या कार्य कर रहे हैं। जब इनकी सरकार, सुनिए, इनकी सरकारें जनता ने देखी है। जब इनकी यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी उनका हिस्सा थी, वो सरकारें उन्होंने देखी है कि कैसे वो घोटालों की सरकारें थी, कैसे वो आतंकवादियों की सरकारें थी, ये सब उन्होंने देखा है। अब जनता अच्छे समझ रही कि 5 साल में कितना कार्य हुआ है और चलिए, जनता ये भी समझ रही कि जो 10% सवर्णों को जो लॉलीपॉप दिया गया है, ये सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगा, ये भी सर में। जो आज लाइव टुडे के सवाल हैं, जरा मैं अपने सहयोगी अनिल से कहूंगा कुछ सवालों के जो इर्द गिर्द हमारी डिबेट घूमेगी, हमारे हुए मेहमानों से सवाल पूछेंगे। वो सवाल हैं कि क्या माया और अखिलेश 25 साल पहले वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? सवाल ये भी है, सियासी दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मंडल के दौर में एकजुट हुआ पिछड़ा वर्ग फिर से एकजुट होगा? क्या कांग्रेस को कम आंकना सपा बसपा की भूल साबित होगी? क्या दलित मुस्लिम वोटों के बिखराव को ये गठबंधन रोक पाएगा? क्या माया अखिलेश का मेल 2019 में बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं जो सियासी दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या माया अखिलेश 25 साल पहले वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? तो अगर यूपी के जातीय गणित की बात करें तो वो भी आंकड़े जरा हम अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। यूपी में मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम वोट ज्यादा बटता नहीं है। अमूमन वोट बैंक के लिहाज से सपा को कोर वोटर माना जाता है। वहीं गठबंधन से सपा और बसपा को जबरदस्त फायदा हुआ है और इसी बीच राज्य में 18% मुसलमान जो वोटर्स हैं उनकी अगर बात करें तो साफ तौर पर जो वोटिंग का जो प्रतिशत है तो मुस्लिम वोट ज्यादा बढ़ता नहीं है। वोट बैंक के लिहाज से सपा का कोर वोटर है। हमारे साथ आरएलडी से भी जुड़ गए प्रवक्ता संतोष यादव जी। संतोष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़े, अब मैं पहले प्रोफेसर साहब के पास आता हूं। प्रोफेसर साहब, आपने तो वो दौर भी देखा होगा जो कांशीराम और मुलायम सिंह ने जब हाथ मिलाया था, उस वक्त हालात कुछ और थे, उस वक्त मंडल और कमंडल की बात थी। लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में इस दोस्ती को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हालात, परिस्थितियां, सब कुछ बदल चुका है, तस्वीर लगभग क्लियर है। देखिए आलोक जी, आपने उस बात का जिक्र कर दिया है कि जब मंडल के बरक्स कमंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और उस समय मुलायम सिंह और कांशीराम साहब दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ कर दिया था।
अब वही बहुजन की राजनीति, बहुजन में सपा और बासपा में दोनों को जोड़ रहा हूँ, वो बहुजन की राजनीति का दौर फिर से शुरू हुआ है। और ये जो दौर शुरू हुआ है दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों और जो हाशिए पर लोग हैं उनके खिलाफ, जो इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके लोगों ने जो जुल्म किए हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर के ये बहुजन समाज आज आया है प्लेटफॉर्म पर जी। और यही वजह है कि अमित शाह से लेकर के मोदी जी तक की हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनके चेहरे को देखिए। रही बात आप जो कह रहे हैं माहौल बदला हुआ है, माहौल बदलने की कोशिश तो इन्होंने की। राम मंदिर के आंदोलन को फिर से हवा देने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब वो चल नहीं पाया तो तब वो 10% सवर्ण आरक्षण का झुंझुना लेकर के आए। सबको मालूम है कि उसमें कुछ नहीं होना है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति हमेशा बांटने पर रहती है, उस पर निर्भर रहती है। दलित और ओबीसी और भारत की अधिकांश जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा किया था कि वो आएंगे और देश की सूरत को बदलेंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उनके 10, 20, 25 जो पूंजीपति मित्र थे वो सारा धन यहाँ से लेकर के फरार हो गए। राफेल से लेकर के अमित शाह के बेटे 16,000 गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई। नीरव मोदी से लेकर के मेहुल चोकसी, ये बहुत लंबी फेहरिस्त है। चलिए ये सब हम ग्राफिक्स के जरिए माना दिखा रहे जाता हैं। है। मैं गठबंधन को लेकर के फोकस कर रहा हूँ। मैम जल्दी से इनसे पूछिए, जब जीडीपी इनकी 9 पे थी तब इनको नहीं, आज जीडीपी किस पे है? ये ऐसे बात है। वो सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि फरार हो गए, आपने कौन सी पार्टी थी जिन्होंने उनको लोन दिया? उस समय किसकी सरकार थी? हम तो उन लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कितने घोटाले, 85 घोटाले कम से कम उस सरकार में हुए, चलिए जिसमें आप उनके सहयोगी बने बैठे हुए थे। सब राजनीतिक दल ही निर्णय ले लेंगे तो जनता इस बीच क्या करेगी? आतंकवादियों को बढ़ावा दिया इन्होंने और वीर सैनिकों के सर कट गए। चीन ने आके कब्जा वहां पे किया। किसकी सरकार? चलिए आप लोगों ने तो बहुत अच्छा करा, सबको नोटबंदी भी कर दी, जीएसटी भी कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया, युवाओं को भी रोजगार दे दिया, महिलाओं को भी सुरक्षा दे दी, सब कुछ दे दिया। और जाते जाते अनीता जी इस आखिरी सत्र में ये 10% सवर्णों को आरक्षण का लॉलीपॉप भी जरूर दे दिया। लॉलीपॉप शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं। मैं खुले तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ नौकरियां हैं नहीं और दूसरी तरफ आरक्षण की बात करना बेमानी साबित होगा, इसलिए क्योंकि युवा होने के नाते मैं ये बात जरूर कहूंगा। चलिए मैं उमा शंकर जी के पास आ रहा हूं। उमा जी, इस गठबंधन को लेकर के सबने अपनी अपनी तो खिचड़ी पका ली है। 37 सीटों पर बात हो गई है, यहां तक कि आरएलडी की भी बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बड़ी पशोपेश में है। क्या करें क्या ना करें? आलोक जी देखिए, पहली बात तो ये कि गठबंधन का क्या क्राइटेरिया मायावती जी और अखिलेश जी कर रहे हैं, वो कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बातें निश्चित होंगी, तय होंगी। रही बात जहां तक कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ती रही है और अच्छा प्रदर्शन करती रही है। मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को ये बात अच्छी तरीके से याद होगा कि अभी पिछला ही लोकसभा चुनाव 2009 का था, जिसमें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की सम्मानित और महान जनता के आशीर्वाद से बनी थी। उस समय हमारी सीटें 23 थी और सपा और बसपा की सीटें क्रमशः हमसे 22 और 19 पर थी। तो उमाशंकर जी, और तब भारतीय जनता पार्टी, आलोक जी, ये लोग इतनी अहमियत क्यों नहीं समझ रहे? आप लोगों को 2 सीटें खाली दे रहे हैं। आलोक जी, तब भारतीय जनता पार्टी चौथे पायदान पर 9 सीटों के साथ थी। रही बात आपका जो प्रश्न है, देखिए कांग्रेस पार्टी इस देश को बनाने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ये सोचती है, उसके सोच में ये बात शामिल है कि जो सेकुलर दल हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश की राजनीति जाति और धर्म आधारित ना हो, क्षेत्र और भाषा आधारित राजनीति ना हो, बल्कि विकास की राजनीति हो, हर चेहरे पर मुस्कान की राजनीति हो। गठबंधन करने के बाद विधानसभा चुनाव में उसके बाद क्यों सामने आ रही हैं? आलोक जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसे दल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर यूपीए का अलायंस बने और उसमें ये चुनाव हो। मोदी जी जिन्होंने पूरे झूठ फरेब का आडंबर फैलाया, एहसास कराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आपकी राष्ट्रीय पार्टी बड़ी पहले ही कहा कि हम अकेले ही पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते रहे हैं। 2009 का उदाहरण मैंने लिया, इसके पहले जितने भी पार्लियामेंट नहीं, अच्छा ये पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए अलग, और जो निर्वाचन आयोग चुनाव की बात करें, उपचुनाव, उनके लिए तस्वीर अलग होती है।
आलोक जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब आएगा। जी, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए पिछले 2009 के चुनाव में आपको याद होगा कि हमने उस समय भी गठबंधन बनाने की बात थी और समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन होने वाला था और अंतिम समय में वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में गई और लार्जेस्ट पार्टी बन के आई। देखिए चुनाव कौन जीतता है? चुनाव वो जीतता है जिस पर जनता का भरोसा होता है। कांग्रेस, अनीता जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैं बराबर से। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए चुनाव लड़ती है, जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ती है, सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ती। इसलिए लार्जर प्रोस्पेक्टिव में कांग्रेस पार्टी वो सब देखने में आ रहा है कि अभी जो 3 राज्यों का जो जनादेश आया वो देखा। मैं आ रहा हूं, मैं सबके पास आ रहा हूं, संतोष जी के पास आ रहा हूं। कांग्रेस जो है सत्ता के लिए नहीं लड़ती है, कांग्रेस जो है केवल घोटालों के लिए लड़ती है। कॉमनवेल्थ का सुनिए, कॉमनवेल्थ का घोटाला किसमें हुआ? कोयले का घोटाला किसका हुआ? अरे आपके ऊपर सारे आरोप लगे हैं। रात को सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की जरूरत बताइए, सारे घोटाले 77 दिन के बाद बोलिए। ठीक है, सीबीआई पर हम अलग डिबेट करेंगे, उस पर मुद्दा। हम आज गठबंधन को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं सर यही काम आप लोग सदन में भी करते हैं। छिपा रहे हैं चौकीदार, राफेल मामले में चौकीदार चोर हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह ऐलान किया है हमारी सरकार बनेगी। सर हो गया, सरकार बनेगी 10 सेकेंड आप लोगों को, 10 सेकेंड और चौकीदार आएंगे जहां अमित शाह क्या जांच करा ली आपकी सरकार ने? चलिए अब मैंने दोनों दलों को मौका दे दिया। मैं आरएलडी से संतोष जी के पास आ रहा हूँ। संतोष जी, ये राज्य पक्ष और विपक्ष क्यों ही बोलता रहेगा? मुझे जनता, अनीता जी कभी सोचा है कि आप ऐसे बोलेंगे? लोगों में जो ये डिबेट देख रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे? चलिए जरा सा ऑडियो फेडर डाउन कर दिया जाए अनीता जी और उमा शंकर जी का जी, और मैं संतोष जी से पहले एक राय ले लूंगा। ठीक है अनीता जी, अनीता जी हो गया। संतोष जी, जब गठबंधन को लेकर के अगर बात करें तो सिर्फ आप लोगों की जो अंदर खाने से खबरें सर हो जाने दीजिए ना उमा शंकर जी, शांत रहिए। अच्छा उमा शंकर जी, सबको बोलने का मौका दीजिए। यहाँ पर इतिहास मत गाइए, यहाँ पर यही कब राहुल गांधी करते हैं, यही कब आप लोग यहाँ पर करते हैं। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि गठबंधन को लेकर के अगर बात करें तो जो अंदर खाने से, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही, आप लोगों को खाली 2 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा सर। आलोक जी, मैं आज की बात बता दूं जी, 2 सीटों नहीं 35 सीटें सपा और बसपा ने लिया, 10 सीटें अलग लोगों के लिए छोड़ी गई हैं। उसमें हमारी कितनी भागीदारी होगी? हमारी 6 सीटें हमारी मांग है जी। जितनी हमको मिलेंगी हम उसमें चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जितनी हमको सीटें मिलेंगी उसमें हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए हम इस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं चाह रहे हैं कि गठबंधन हमको कितनी सीटें मिलेंगी। गठबंधन का हिस्सा 100% हम रहेंगे और गठबंधन से सहमति नहीं बन पाई तो भी, लेकिन सीटें हमको नहीं मिलेंगी। हमारी जितनी हमारी क्षमता है उतनी सीटें हमको मिलेंगी। जितनी क्या लग रहा है कि क्षमता के मुताबिक सीटें मिलेंगी? क्षमता की, हाँ बिल्कुल मिलेंगी, 100% मिलेंगी। जितनी हमारी क्षमता है उतनी सीटें हमको मिलेंगी, उतनी पे हम जीतेंगे जी। अच्छा, अनुभव जी के पास आ रहा हूं। अनुभव जी, जिस सीटों को लेकर के अगर हम बात करें, आपने भी कहा, हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, 37 सीटों पर जिस तरीके से सपा और बसपा में सहमति बनी और आरएलडी के खाते में लगभग 2 सीटें आसपास आ रही। लेकिन चौधरी अजीत सिंह की बात करें तो जो अपना जो उनका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, पूरी मथुरा हाथरस पूरी जो बेल्ट है उधर की। तो ऐसे में क्या लगता है कि आरएलडी की बात करें, क्योंकि आरएलडी एक अहम भूमिका निभा रही है, 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, या वाकई में आरएलडी कहीं ना कहीं समझौता करेगी? देखिए, अजीत सिंह ने तो आज खुद कहा कि वो गठबंधन में रहेंगे, लेकिन आप याद करिए कि अजीत सिंह किसकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे? जब यूपीए की सरकार थी, यानी वो कांग्रेस के साथ गए थे और तब वो एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। हालांकि 2014 में ये स्थिति हो गई आरएलडी की कि ना अजीत सिंह जीते, जाटलैंड के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, ना जयंत चौधरी जीते। तो अब चाहे अजीत सिंह हो, जयंत चौधरी हो, दोनों को ये लग रहा है कि अगर हमने इस गठबंधन को, या हम कहें तो इस ट्रेन को नहीं पकड़ा, तो कहीं फिर हम पीछे न रह जाए, हम स्टेशन पर ही न रह जाए। तो वो इस पर भी तैयार है कि अगर वो 2 ही सीट दे दे तो चलो हम कम से कम चुनाव तो जीत जाएंगे, हम लोकसभा तो पहुंच जाएगी। उनकी स्थिति आज के समय में यही है। पर यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, तमाम पार्टी के ऐसे नेता हैं जो बेहद खुश हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये गठबंधन नहीं हुआ सपा बसपा के साथ, ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमाम जो सीनियर नेता हैं जो सपना सजोए बैठे थे 2014 से, अब उनका सपना 2019 में पूरा होगा।
उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। और कल मैं एक जगह बैठा था, वहां पर समाजवादी पार्टी के MLC थे और वो बात कर रहे थे 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और आगरा। ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा और बसपा के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा था। कुछ समय पहले जब खुद रामगोपाल यादव गए थे तब इस लिस्ट को स्वीकार नहीं किया था मायावती ने, लेकिन इधर चूंकि CBI का मामला हो गया, रेड हो गई, अखिलेश यादव का नाम आ गया, उसके बाद मायावती ने खुद फोन किया अखिलेश यादव को और अब शायद उनमें से 2 सीटों पर सहमति बन गई है। तो कल हो सकता है इस बात का ऐलान हो कि बिल्कुल अब तो ये हाल है 38 सीटों पर दोस्ती के लिए कुछ भी करेगा। उमा शंकर जी, जिस गठबंधन को लेकर के, सीटों को लेकर के बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में ही एक धड़ा ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीटों को लेकर के सहमति जिनकी गठबंधन को लेकर ही सहमति नहीं है। गठबंधन को लेके सहमति वाली बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लोगों की बात मैं कर रहा हूं और इस पे मैं अनुभव जी से निश्चित रूप से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन हमारे सामने 2019 का जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी के सामने, वो देश को बचाने का चुनाव है, झूठ, फरेब और जुमलेबाजी से बचाने का सवाल है। अभी जो हमारी बहन अनीता जी कह रही थी, निश्चित रूप से जितने घोटाले 2014 से लेके 2018 तक 19, हमें बोलने दीजिए, आप बोलिएगा। आलोक जी, इनको भी मौका दीजिए, इनकी भी बात आनी चाहिए, लेकिन मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, आप ऐसे करेंगी तो फिर बात नहीं बनेगी। आप भी बोलिए। नहीं, आप जमानत जिसकी आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रही है ना, मैं वही बता रहा था जो आलोक जी रोक रहे थे। वो आजादी की लड़ाई का अखबार है नेशनल हेराल्ड। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लाखों करोड़ों नेता जेल गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने वो अखबार चलाया था 1930 में और उसके लिए कितनी बार जेल जाना पड़ा। वो आजादी की लड़ाई का मुखपत्र था, आप जानकारी कर लीजिए। उसके बाद डिबेट हमारा मुद्दा नहीं है, हम गठबंधन को लेकर के कर रहे हैं। अनीता जी, अब आप अपनी बात रखिए कि जिस तरीके से बहुजन की राजनीति की बात की है, अब ये वाकई में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक सबक था जो 3 राज्यों का जो जनादेश आया, वाकई में आप लोग इसको बहुत ज्यादा कैजुअली मत लीजिए। सर बस हो गया, अब अनीता जी को पूरा मौका। हाँ, ठीक है। 3 राज्यों के बाद हो गया सर, अब उमाशंकर जी और भी मेहमान है और भी गेस्ट हैं, आप पे भी सरकार नहीं आई है, बनाइए। आप क्या 5 राज्य की बात कर रहे हैं? कांग्रेस से पीछे रही है ना, पीछे नहीं है। प्रवक्ता से अगर कोई भी बीच में बोलेगा मुझे लगेगा ये बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। चलिए अनीता जी, आप बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि इनकी आज जो राहुल जो सोनिया जी हैं, वो आप अपनी बात करिए। हम तो राहुल सोनिया के लिए बताने के लिए वो काफी है उमाशंकर जी। तो हमारी बात यह है, हमें किसी गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है, जनता अच्छे से जानती है मोदी जी ने क्या काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज आयुष्मान योजना हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सारी योजनाओं से गरीब व्यक्तियों को मिला है। चुप रहिए, आप सुनिए पहले। सबका साथ, सबके विकास के लिए काम किया, किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं किया। इन्हीं की सरकार थी जब ये कहा जाता था, इनके प्रधानमंत्री बोलते थे कि इस देश में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। चलिए, समाज की भाषा नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, अब मैंने डिफेंड कर दिया, रुक जाइए। जय माता है, बौद्ध आता है। चलिए, आप अपनी उमाशंकर जी, बस ठीक है, हो गया ना। अनीता जी, मैंने आपको मौका दिया। चलिए, अब प्रोफेसर रवि साहब, रवि जी जो 10-25 सवाल अक्षर का जो देना, उमाशंकर जी मुझे शांत कराने में सारा समय लग जाएगा। आज आप लोग सोच के आए क्या? आपके प्रधानमंत्री जी गए थे। चलिए, मैं अनुमति के पास आ रहा हूँ। पठानकोट आपने बुलाया था, हमने नहीं बुलाया था। उमाशंकर जी, जब मैं उमाशंकर और अनीता जी, मैं जब आपसे सवाल पूछूं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, और भी मेहमान बचे। मैं डिबेट को कंडक्ट करा रहा हूं, मैं नाम लेकर सबका सवाल पूछूंगा, बीच में प्लीज ना बोलिए। रवि जी, जिस तरीके से दलितों को लेकर के बात करें, SC/ST में बदलाव को लेकर के जो नाराजगी साफ तौर पर सामने आई, युवा नाराज है, बेरोजगार नाराज है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल है। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान नहीं है 2019 के लिए। भले अमित शाह दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन चिंता उन्हें यूपी की है पूरी तरीके से। भले ढकोसला बता, नजर पूरी तरीके से गठबंधन पर है। देखिए आलोक जी, उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से केंद्र की सरकार तय होती है, प्रधानमंत्री तय होता है। अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या है, 80 सीटें हैं,
और हम सब जानते हैं कि सपा और बासपा के एक साथ आने से, आप पिछले चुनाव को देखिए, वो संख्या कितनी थी बहन जी की या अखिलेश की, वो छोड़ दीजिए। बीएसपी को 22% वोट मिला था और सपा को शायद 23% वोट मिला था। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, माने 45% वोट होता है, और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी, इन दोनों को अगर आप एक साथ जोड़ करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी दहाई का अंक नहीं छू रही है इस प्रदेश में। और इसमें जो अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नहीं आ रही है तो इस गठबंधन का क्या होगा, मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो अपना विश्लेषण है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस गठबंधन से बाहर रहती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। और बीजेपी को इसलिए झटका लगेगा, खास करके शहरी क्षेत्रों में जो बीजेपी का जनाधार था, वो जो नाराजगी लोगों में पनपी है, वो वोट खिसक करके कांग्रेस की तरफ आएगा। वो शिफ्ट हो रहा है। ये जो शिफ्ट होगा वो बीजेपी को कमजोर करेगा, लेकिन सपा और बासपा का जो गठबंधन है उसका जो अपना आधार है, जो जातिगत आधार है, वो हमेशा मजबूत रहेगा। और साथ ही साथ जो 18% मुस्लिम है वो इस गठबंधन के साथ जाएगा, और जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां उसके साथ जाएगा। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर बल पड़ने आरएलडी वाला के पास बहुत ऑप्शन है। एकला चलो की भी नीति अपना सकती है क्या, अगर कुछ सहमति से नहीं बनती है तो क्या? हम गठबंधन में शामिल हैं, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। एकला चलो की राजनीति नहीं है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे जी। अनुभव जी, आरएलडी ने भी अपनी बात कर दी, कांग्रेस की भी अपनी मजबूरी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस पूरी कवायद के बीच क्या अखिलेश और माया की जो 25 साल पहले की जो दोस्ती थी अब क्या करिश्मा ला पाएगी? सवाल घूम फिर के बड़ा यही आ रहा है अब। देखिए आलोक जी, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप इस गठबंधन को इस लिहाज से मत देखिए कि सपा बसपा 25 साल बाद आ रहे हैं। ठीक है, वो तो आ रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो होने जा रहा है, आप उसको समझिए। यानी कि दलित और मुसलमान को अब साथ लाने की कवायद हो रही है। दलित मुसलमान 16-17% मुसलमान हो गया, दलित भी हो गया 23-24% से आसपास। अगर हम उसको साथ ले आएंगे तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 32-33% के आसपास। और वही कवायद अब अखिलेश यादव और मायावती कर रहे हैं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का कोई पैनलिस्ट नहीं है, ना ही बीएसपी की ओर से कोई आया, महत्वपूर्ण सवाल ये है 2019 तो चलिए लोकसभा के चुनाव हैं, आम आदमी जब वोट डालेगा वो प्रधानमंत्री के लिए वोट डालेगा। और ना अखिलेश यादव कभी उन्होंने केंद्र में कोई राजनीति की, ना मायावती ने कभी केंद्र में राजनीति की है। केंद्र में राजनीति करने का एक्सपीरियंस किसको है, कांग्रेस को है या बीजेपी को है? क्या जो ये गठबंधन होगा, ये माना जाए कि इट विल बी कंटिन्यू टिल 2022 तक क्या ये गठबंधन चलेगा, या केवल 2019 के लिए ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो रहा है? जब पब्लिक के सामने आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि केवल लोकसभा चुनाव में त्वरित फायदे के लिए आप एक गठबंधन कर ले रहे हैं और 2022 में आप लोग अलग अलग लड़े। तो ऐसा तो नहीं कि जनता के सामने केवल आपका ये इरादा है कि 2019 में हमको सीट मिल जाए, हमको वोट मिल जाए, 2022 तो हम अपने समझदार है। जनता दूरदर्शिता भी देख रही है कि आखिर ये जो राजनीतिक दल हैं गठबंधन किसको लेकर के कर रहे हैं। 2019 के लिए अलग है, विधानसभा चुनाव के लिए अलग और लोकसभा चुनाव के लिए अलग। सवाल बड़ा यही, गठबंधन की ताकत का मुकाबला आखिर कैसे करेगी बीजेपी, इस पर भी सवाल पूछेंगे। मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। रूट मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, कुंभ में आस्था तो है ही, विज्ञान भी। आकाश में विशेष नक्षत्र मिलते हैं तब धरती पर कुंभ होता है। सूर्य और चंद्रमा मकर में प्रवेश करते हैं और उसी समय बृहस्पति वृषभ में प्रवेश करता है तो होता है कुंभ। उस समय संगम में स्नान करना माइंड, बॉडी और सोल में एक नई ऊर्जा भरता है। अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है, चित्त एकदम प्रसन्न हो जाता है।
आखिर इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब नौकरी नहीं, हम आरक्षण देंगे। क्या ये यही परिवर्तन है? हम तो सबके साथ हैं, सबका विकास करने की बात करते हैं। यह वास्तव में बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, इसका हमारी पार्टी स्वागत करती है। निर्णय है यह स्वागत योग्य है। पॉलिटिकल जो है एजेंडे के तहत इस बिल को लाया गया है। सिर्फ चुनाव को देखकर फैसला लिया गया। क्या प्रधानमंत्री के इस फैसले से आपकी पार्टी आप सहमत हैं? आरक्षण के नाम पर सिर्फ लोगों को जाल में बझा करके सिर्फ 2019 की तैयारी किया जा रहा है। मैं तो इसे मोदी जी की परफेक्ट टाइमिंग मानता हूँ। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण दीजिए। सामान्य वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले आरक्षण की तैयारी 100% तक जाएगा। बाइकआउट में ताकत है। आने वाले दिनों में संविधान और सरकार गरीबों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती है, इस देश में क्रांति होगी। ये भारतीय संविधान का अपमान है। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। संगम नगरी में आस्था का सबसे बड़ा मेला। 30 सालों बाद कुंभ स्नान का बना अद्भुत संयोग। संगम रेती पर साधु संतों पर रहेगी नजर। कुंभ नगरी प्रयागराज से लाइव 14 जनवरी से शाम 5 बजे। आस्था का महापर्व। बहुत दिनों बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ पहुंची और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कहा जा रहा है कि सपा बसपा गठबंधन का रास्ता साफ हो चुका है। जब ये गठबंधन का रास्ता साफ हो चुका है तो गठबंधन की ताकत का मुकाबला कैसे करेगी बीजेपी? अनीता जी देखिए, गठबंधन आप गठबंधन की बात सुनिए। इन लोग का अखिलेश जी का और राहुल जी का गठबंधन अभी 17 में हुआ था जी, सबने देखा। दोनों का याराना चला। कहाँ कांग्रेस कहती थी 14 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, कहाँ वो फिर इनके साथ खड़े और उसके बाद उस गठबंधन का क्या हुआ? पूरा सुपड़ा साफ। अब इसी तरह ये लोग मोदी जी के भय से अखिलेश जी मायावती जी का हाथ थाम लिए, भुआ जी का। तो आप ये देखिए, जनता है, समझदार है, जनता जानती है कि गठबंधन आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। जनता अच्छे से समझ रही है जी। और चलिए, गठबंधन फायदे के लिए हो रहा है या ढकोसले के लिए हो रहा है? चलो, सपा बसपा का गठबंधन का ऐलान कल अखिलेश और मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस गठबंधन को ढकोसला करार दिया। जरा सुनिए और क्या कुछ कहा। जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। अनुभव शुक्ला जी, गठबंधन क्या है, गठबंधन किन किन सीटों पर होगा, हम लोग ये चर्चा करते रह गए, लेकिन यहां पे डिबेट बुलाया, आपको न्यूज रूम में बिठाया, अपने राजनीतिक संपादक को बुलाया, सबको बुलाया। अमित शाह ने 10 सेकंड में बता दिया कि गठबंधन एक ढकोसला है और हम लोग डिबेट करते ही रह गए। देखिए, भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही दिल्ली में, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। 12-13 हजार जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यूपी सरकार का पूरा सरकारी वहां पर मौजूद है। तो अब अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये बात नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? और जब चुनाव बेहद करीब हो, 2019 चुनावी साल है, तो ऐसे में तो ये बात कहनी पड़ेगी। पर हकीकत यही है कि 2018 में जो भी उपचुनाव हुए, या फिर हम कहें कि 17 के आखिरी में भी जो उपचुनाव हुए, वहां चारों जगहों पर तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा ना। और हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं डर तो है, फियर तो है, बीजेपी के नेताओं के बीच में भी है। मंत्रियों से आप पूछो तो वो भी इस बात को भले ही दबे मन से कहते हैं, पर कहते जरूर हैं कि हाँ, अगर सपा बसपा साथ आ जाएगी तो उसका कुछ तो असर जरूर पड़ेगा। अब अमित शाह कह रहे हैं कि 73 नहीं 74 सीटें आएंगी, तो उन्होंने क्या गणित बना रखी है, यूपी को लेकर क्या रणनीति सेट कर रखी है, ये तो वही जाने। पर आलोक जी, आपको याद होगा जब कुछ समय पहले यूपी के
प्रभारी और सह प्रभारी की बीजेपी ने घोषणा की तो गोवर्धन साहब को गुजरात के जो हैं उनको तो पहले प्रभारी बना दिया, 2 लोग उनके साथ सह प्रभारी बना दिए। पर अचानक कुछ ऐसा हो गया जब खबरें ये आने लगी कि ये तो एंटी मोदी रहे, इन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो 4 या 5 दिन बाद अचानक से जेपी नड्डा का नाम सामने आ जाता है और वो यूपी के प्रभारी हो जाते हैं। अभी भी जो हाल ही में जो हुए हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे को, रमन सिंह को और शिवराज को राष्ट्रीय राजनीति में इधर ले आए। चलिए मैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास आ रहा हूं। रविकांत जी, जैसे अगर हार की बात करें तो हार का स्वाद जैसे बीजेपी ने कहा 10% सवर्ण का जो आरक्षण को लेकर के बात छेड़ दी, हालांकि विपक्ष को कहने का भी मौका दिया, टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि कहा कि रविशंकर प्रसाद साहब ने भी कहा, अभी बीजेपी के तर्कश में बहुत सारे तीर हैं। बात करें चाहे वो अब किसानों की समस्याओं को लेकर के बात करें, युवाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती है, तो लेकिन भले ही कुछ ना कहे बीजेपी, लेकिन गठबंधन से डर जरूर है, या यूं कहें कि सोचने पर, मंथन करने पर मजबूर जरूर कर दिया है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए 2013 में जब मोदी जी की ब्रांडिंग हो रही थी, उस समय भी ढेर सारे इस तरह के नारे भी लग रहे थे, बहुत सारे जुमले उछाले जा रहे थे और जनता को विश्वास हो रहा था उस समय। अब वही चुनावी साल है 2019 का, तो पहला जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है अभी, वो है 10% सवर्णों के आरक्षण का। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि SC/ST एक्ट पर पहले सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल को भेज करके उस मामले को कमज़ोर कराया, बाद में उनको लगा कि अरे ये तो उल्टा पड़ रहा है, 2 अप्रैल का एक बड़ा आंदोलन दलितों की तरफ से हुआ, तो फिर उन्होंने अपने ही दलित सांसदों को आगे करके एक आवाज़ बुलंद कराई और बाद में उस एक्ट को फिर से उन्होंने पुनर्जीवित किया। और ये इससे ये हुआ कि उनको लगा कि अब सवर्ण नाराज हो गया है। जी जी। और उसमें देखिए सवर्ण ही केवल कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन SC/ST एक्ट तो नॉन SC/ST के लिए तो उसमें OBC की कोई आवाज़ नहीं आई, किसी अल्पसंख्यक की कोई आवाज़ नहीं आई। तो इस सरकार को ये लगा कि सवर्णों में नाराजगी है, और वो हम लोगों ने पिछले 5 चुनाव में देखा कि खास करके जो 3 बड़े राज्य थे वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गए। कांग्रेस में लोगों ने और खास करके राहुल जी में लोगों ने विश्वास जाहिर करना शुरू किया। तो अब जो हुआ है वो वही एक जुमला जो 2013 में था, एक जुमला इधर आया कि 10% सवर्णों को आरक्षण मिलेगा। आलोक जी जरा इसको देखिए ठीक से। हाँ, बिल्कुल। जो क्राइटेरिया निर्मित किया गया है कि 8 लाख की एनुअल इनकम प्लस 5 एकड़ जमीन और 100 गज का प्लाट, ये जो क्राइटेरिया है उसमें इस देश के 95% लोग आते हैं जी। और ताज्जुब की बात यह है कि 5 लाख कमाने वाला OBC का तो क्रीमी लेयर में, लेकिन 8 लाख कमाने वाला जो सवर्ण है वो गरीब है जी। तो इसी को शायद कहते हैं बाहरी राजनीति, वो भी हम कल उस पे भी डिबेट कर चुके हैं उमाशंकर जी। लेकिन एक बात है कुल मिलाकर के, जो इस बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक को लेकर के 10% सवर्णों के आरक्षण को लेकर आप लोगों की अगर बात करें, गठबंधन की बात करें, तो गठबंधन करने को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। इस बात पर पूरी तरीके से आप एग्री हैं कि नहीं? देखिए यही एक विकल्प है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अभी अमित शाह जी ढकोसला बता रहे हैं, अनीता जी कह रही हैं कि मोदी जी का भय है, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को। 37 पार्टियों का अलायंस NDA था जब ये बना था, और धीरे धीरे करके एक एक करके 13 पार्टियां, अभी असम गण परिषद ने इनके साथ जब अलायंस तोड़ा तो 13 पार्टियां, ये 13वीं पार्टी थी जो इनका साथ छोड़ के चली गई। ओम प्रकाश राजभर जी अलग आंख दिखा रहे हैं और शिवसेना अलग आंख अभी दिखा रही है। ऐसी लेकिन अलग नहीं हो रही, आंख ही दिखा रही बस खाली। ऐसी स्थिति में ऐसी, अब देखिए अब ये बोलने लगी आलोक जी, सरकार है बोलेंगी, और लेकिन मर्यादा को निभाया उन्होंने। अटल जी की जो NDA सरकार थी अपनी मर्यादा को मोदी जी ने निभाया। सबसे पहले हमारी पूरी इंडिपेंडेंट सरकार आई थी, ऐसा नहीं है कि आपने जो हमारी सीटें आई हैं 273 से 270 रह गए हैं। हमने क्या, हमने उस मर्यादा को निभाया। हम इंडिपेंडेंट आए थे, हम गठबंधन से नहीं आए थे, इंडिपेंडेंट आए थे, लेकिन हमारा गठबंधन चल रहा था। पार्टियों का गठबंधन 13 लोग हट गए किया था और 2 लोग आखिर दिखा रहे हैं, रोज 4 बातें सुना रहे हैं। भाजपा को कीचड़ कह रहे हैं और नितिन गडकरी जी तो आपके लीडर हैं ना, वो क्या कह रहे हैं
वो कह रहे हैं नौकरियां हैं नहीं, आरक्षण दे अनीता जी, लेकिन एक बात है, आप कुछ भी कहें, रुक जाइए उमाशंकर जी मुझे आप इस बगावत के सुर को भी आपके ही अंदर से उठ रहा है, उसको संभालिए। आप कांग्रेस पार्टी की चिंता मत करिए, यूपीए में 10 साल इस देश में सरकार चलाई है और आज 5 राज्यों में से 3 बड़े राज्य जो आपके हिसाब से हिंदू लैंड है वो कांग्रेस पार्टी ने जीता है, तब से मोदी जी और जवाब दे दीजिए। रुकिए, ये जो आप उमाशंकर जी हो गया, उमाशंकर जी सवर्ण आरक्षण भी आप कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कंधे पर ही सवारों के लाए थे। आपके 85 सांसद हैं, 85 उमाशंकर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने फिर ये क्यों कहा कि हमारी अनदेखी करी गई, अगर तो ये बड़ी भूल होगी। एक तरफ आप लोग गठबंधन से आप लोग 2 सीटों पर संतोष करने की बात भी कह रहे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खुद ही कहा कि अगर गठबंधन में हमारी अनदेखी की गई तो ये बड़ी भूल होगी। ये इतना विरोधाभास क्यों राहुल गांधी के बयान में? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। आप बात को समझिए, 2009 में भी मैंने वो पहले ही बोला कि उस समय भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात थी और वो अंतिम समय में नहीं हो पाया। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, लोकसभा के लिए अलग कंडीशन, राज्यसभा के लिए अलग कंडीशन, विधानसभा के लिए अलग कंडीशन। चलिए मेरे जी वाइज हमारी तैयारी है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में बड़े लीडर्स हैं जो निश्चित रूप से जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो चुनाव जीत कर आएंगे। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, अगर इसी मंडल की बात करूं, लखनऊ से लेके बाराबंकी, उन्नाव, धौरहरा और उधर आरपीएन सिंह जी की सीट, श्री प्रकाश जायसवाल जी की सीट, प्रवीण ऐरन जी की सीट, ये सब वो चेहरे हैं जो निश्चित रूप से चुनाव जीत कर आएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पहले अपने घर में देखने की जरूरत है ये आप कि एक एक करके इनके गठबंधन के साथी किनारा कर रहे हैं। गठबंधन के किनारा कर रहे हैं, लेकिन आपको तो गठबंधन का हिस्सा ही नहीं बना रहा है ना कोई बड़ी बात। इस पर चिंता करिए उमाशंकर जी कि गठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं, दूसरे के गठबंधन की अभी बात डिपेंड करिए। चलिए मैं जी ठीक है, राज बब्बर जी ठीक है, और शीर्ष नेतृत्व तो खुद ही कह रहा है ना कि अगर मेरी अनदेखी की गई तो बड़ी भूल होगी, आ जाएगा। तो कभी तो हमने आपको बयान सुनाया। अनुभव शुक्ला जी, क्या मंडल के दौर में एकजुट हुआ पिछड़ा वर्ग, एकजुट होगा पिछड़ा वर्ग की जिस तरीके से बात करें? अनुभव जी से सवाल है मेरा। यादव और काशीराम एक साथ आए थे, तब एक नारा बहुत चला था उत्तर प्रदेश में कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो लेकिन ये स्थिति आज के समय में लगती नहीं आलोक जी, क्योंकि 52% अगर ओबीसी की हम बात करें तो 2014 का आप इलेक्शन देख लीजिए, 2017 का इलेक्शन देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो ओबीसी तबका जो है बीजेपी के साथ जाता दिखाई दिया है। और बार बार बीजेपी किस तरीके से चीज़ों को प्रमोट करती है। बीजेपी क्या कहती है कि प्रधानमंत्री के पद पे आज कौन बैठा है? एक ओबीसी समाज से आया हुआ व्यक्ति। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम किसको बनाया? एक ओबीसी समाज से आया हुआ व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य, जिसको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। पहली बार इस देश में ओबीसी के लिए एक कमीशन बनाया जिसको संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो बीजेपी कह रही है, बार बार कह रही है और इसका खूब प्रचार भी कर रही है। तमाम सरकारें रही केंद्र में, पर किसी ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। एक अलग तरीके से जैसे SC/ST आयोग है उसी तरीके से ओबीसी आयोग को भी एक दर्जा दिया है। तो कोशिश बीजेपी की यही रहेगी कि ओबीसी वोट बैंक जो है वो उसके हाथ से जाने ना पाए। और हमने देखा इसी लखनऊ में कितनी प्रतिनिधि सभाएं कर दी बीजेपी ने। हालत कुछ और कंडीशन जो है वो इस वक्त कैसी है रवि जी? दलित मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोक पाएगा ये गठबंधन क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले भी कहा, एक फाइनल कमेंट है मेरा। 2014 में बहुत सारे दलितों ने भी भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जाहिर किया था। ओबीसी का भी एक बड़ा तबका था, लेकिन पिछले 4.5 साल में जो हुआ, मसला ये है, 4.5 साल में दलितों को तो घर से निकाल करके सड़क पर ला करके, घोड़े से उतार करके, मूछें उनकी काट करके, उनके औरतों के साथ बलात्कार तक किए गए। गुजरात के ऊना से लेकर के और उत्तर प्रदेश के तमाम ठिकानों की ये सारी खबरें जग जाहिर है। यही वजह है मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। 30 सेकंड में बहुत यही वजह है जो दलित समाज भाजपा के साथ वो अब वहां से हट चुका है और वो लौट करके एंटी बीजेपी हुआ है। और दूसरी तरफ जो ओबीसी है, ओबीसी में भी बहुत सारे जातियां ऐसी हैं जो बीजेपी के साथ गई थी,
लेकिन अब वो कहीं लौट करके आ रही हैं, तो यही वजह है कि भारतीय संतोष जी क्या जनता मानते हैं, पार्टी जातीय समीकरण कुछ बदलते नजर आ रहे हैं इस गठबंधन के दौर में? बिल्कुल 100% जो हमारा ये गठबंधन होने जा रहा है, तो हमारे साथ देखो जाट, जाटो, यादव और मुस्लिम, चार तो इसमें मतलब हमारे 90% लोग हमारे साथ में रहेंगे। और जो 2014 का चुनाव बीजेपी जीती थी, तो 2014 में बीजेपी ने एक हवा खड़ा किया था और इतना झूठ प्रचार किया था कि लोगों के मन में उस समय जातिवाद नहीं, केवल नेशनलिज्म पर, मतलब राष्ट्रवाद पे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने सबसे पहला क्वेश्चन ये उठाया कि धारा 370 पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर वाले मैटर पर। उस पे इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आंख में मिला के आंख बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वहां जाकर के चरण वंदना करने लगे। फिर अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं पूरा आपको मौका दूंगा। फिर इन्होंने कहा, सुनिए, तीसरा मुद्दा इन्होंने कहा, अरे मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए भाई, बात तो सुनिए। कश्मीरी पंडितों को अरे आप छोड़, अरे सुनिए तो, लेकिन कांग्रेस से डाली दिखाने वाला मुद्दा नहीं। उमाशंकर जी जल्दी से, उमाशंकर जी, भैया आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। तीसरा नंबर इन्होंने कहा था, तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा, तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि विदेश से, तीसरे नंबर पे कहा कि विदेश से काला धन आना चाहिए, उस पे इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने इसी मुद्दे पर चुनाव जीता था, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर कांग्रेस को नकारेगी ये बड़ी भूल होगी। चलिए जल्दी से जनता से विश्वास, ठीक है अनिता जी, बस आपके पास आ रहा हूं, बस 30 सेकंड रुकिए, उमाशंकर जी को बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी देखिए जाति और धर्म से परे सिर्फ विकास की राजनीति करती है, देश को सही दिशा में विकास के मार्ग पर आगे ले जाने की राजनीति करती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इन जाति और इस तरीके से विभाजनों में भरोसा कभी नहीं करती है, एक बात। दूसरी बात है कि देश की जनता का कांग्रेस के ऊपर 60 साल तक लगातार भरोसा बना रहा, इसीलिए हम सत्ता में उनके आशीर्वाद से रहे। और इसी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस का घर है, आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का ये घर है। यहाँ की मिट्टी में कण कण में कांग्रेस है, और यही घर की सीटें दी जा रही है, बस उसी के वो छोड़ दिया कि उसमें कोई प्रतिभागी नहीं खड़ा करेगा। चलिए अनिता जी फाइनल कमेंट जल्दी से, ठीक है चलिए। देखिए हम पहले भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए आए थे, सबका साथ सबका विकास लेकर कल भी चले थे, आज भी चले थे। अब आप चुप रहिए। चलिए और इसके बाद पूरा मौका कांग्रेस ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, बाकी जात बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। हो गया ना, अब सच नहीं है हमारा। कोई यादव की कर रहा है, कोई दलित की कर रहा है, एक केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार में जातिवाद सम्मेलन आपने किया, सबका साथ आपने जातिवाद सम्मेलन किए या नहीं उत्तर प्रदेश में? आपने जातिवाद नहीं सम्मेलन, जातियों में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया, आप अभी कह रहे हैं मुसलमान, सब कुछ किए, दलित, ये जाटव, ये सब हमारे, ये क्या जातियों को कौन बांट रहा है? आपने जातियों को बांटा, देश को बांटा, तमाम सम्मेलन तो आपने किए, कांग्रेस सरकार आपने तो बांटने का काम किया और मोदी जी ने लूटा। यहाँ पर लाइव टुडे की डिबेट भी ऐसे समय खराब करते हैं, यहाँ पर जो दर्शक सुन रहे होंगे वो क्या देख रहे होंगे। अनुभव जी, क्योंकि बहस स्वस्थ चल रही है, हमने एक ऐसा पैनल बुलाने की कोशिश करी थी ताकि सब लोग सुने, आज इसीलिए हमने आपको खास इनवाइट किया था, अपने राजनीतिक संपादक अनुभव जी को। अनुभव जी, सपा और बसपा का गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, वाकई में इस चीज को समझने की जरूरत है बीजेपी को? देखिए बिल्कुल समझने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पार्टी बीजेपी किन्हें अपना कैंडिडेट बनाएगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब वो टिकट बांटेगी तो किन लोगों को टिकट देगी, क्योंकि वर्तमान में अगर 71 उसके और 2 उसके सहयोगियों के सांसद हैं, कुल 73 सांसद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है, पब्लिक जिनसे नाराज है। अगर पार्टी दोबारा उन्हें रिपीट करती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये बीजेपी भी जानती है। अनिता जी यहाँ बैठी, उनको पता होगा किस तरह से इंटरनल फीडबैक लिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि 40 से 45% तक, यानी 50% से भी ज्यादा सांसदों के टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है, ये एक वजह हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव जी आपका भी, अनीता जी आपका भी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी आपका भी, संतोष जी आपका भी, और
रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सपा बसपा की दोस्ती तो पक्की मानी जा रही है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती अखिलेश मिलकर 2019 में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। नमस्कार।